मृदा शिक्षण समूह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। कल हमने अभिधा, लक्षणा और लक्षणा के भेद, ये शब्द शक्तियां पढ़ी है। आज हम शब्द शक्ति का तीसरा भेद व्यंजना शक्ति के बारे में जानेंगे कि व्यंजना शक्ति कहाँ होती है, किस प्रकार वो अर्थ का बोध करवाती है। व्यंजना शक्ति, जिसमें व्यंजक शब्द प्रयुक्त होता है और व्यंजक से व्यंग्यार्थ, प्रतिमान्यार्थ या फिर गम्यार्थ अर्थ का बोध होता है। ये कहा जा सकता है कि जहाँ शब्द होता है, शब्द का सामान्य अर्थ नहीं निकलता और कोई विशेष अर्थ उसका लगाया जाता है। सामान्य अर्थ नहीं रहता, कोई विशेष अर्थ उसका लगाया जाता है। तो इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि जहाँ वाच्यार्थ व लक्ष्यार्थ, वाच्यार्थ व लक्ष्यार्थ शब्द का अर्थबोध, ये शक्तियां क्या करती है, अर्थबोध करवाकर शांत हो जाती है। अर्थबोध करवाकर शांत हो जाती है। वहां व्यंजना के द्वारा, व्यंजना शक्ति के माध्यम से शब्द का व्यंग्यार्थ, प्रतिमान्यार्थ या गम्यार्थ अर्थ प्रकट होते हैं। अर्थ बोध करवाती है ये शक्ति, हम समझ सकते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा बोले, इसकी डेफिनेशन दे, तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ किसी शब्द का मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ ग्रहण नहीं किया जाता, व्यंजना शक्ति से व्यंग्यार्थ ग्रहण किया जाता है, उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। या जिस शक्ति से व्यंग्यार्थ ग्रहण किया जाता है उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। हम देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं इसका। उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे लिख दिया जाए कि सुंदरता में कमल तो कमल ही है। ये एक उदाहरण आपके सामने लिख दिया गया है। सुंदरता में कमल तो कमल ही है। ये जो ये आया है तो और ये ही है ना, ये क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ आप पहले तो ये समझिए कि बात की थी यहाँ सुंदरता, सुंदर होना, कमल, ये देखिए कमल। यहाँ आप देखिए इन शब्दों का अभिधा से सामान्य अर्थ प्रकट हो रहा है, हम समझ रहे हैं सुंदरता, कमल। लेकिन जब इनको एक साथ ये तो और ये लगाकर लिख दिया गया है, इस समय ये कमल तो कमल है, लेकिन ये जो कमल है ये क्या करता है, ये अति से, मतलब अति से सुंदर होने का बोध हो रहा है, इसे अति सुंदर होने का बोध हो रहा है। कमल तो कमल ही है, यानी सुंदर, कमल सुंदर होता है लेकिन बहुत ज्यादा सुंदर है, इस प्रकार का बोध होता है इसे। तो इस प्रकार व्यंजना शब्द शक्ति क्या करती है, ये इसका प्रतिमान्यार्थ अर्थ है वो प्रकट करती है, जिसे हम समझते हैं। आप एक दूसरा उदाहरण लेके इसे समझ सकते हैं। हम देखते हैं जैसे कई बार कोई किसी से कहता है, या फिर कई बार ऐसी बातें होती है, घर में भी ऐसी बातें होती हैं, संध्या काल, जैसे ऐसे बोला जाता है संध्या काल के 6 बज गए हैं, या जो भी है 7 बज गए, संध्या काल के 6 बज गए, 6 बज गए हैं। इस प्रकार आप कई बार कोई किसी से ये बात कहे। अब यहाँ देखिए संध्या काल का समय होता है भाई, सूर्यास्त के समय का समय जो है अब 6 बज गए हैं, ये जो लिखा गया है।
अब इसका मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो ये जो अभिधा है, अभिधा और लक्षणा, ये क्या करती है भाई, ये बोध करवाती है, ये शक्तियां पहले बोध करवाती है, उसके बाद ही ये व्यंजक अर्थ प्रकट होता है। पहले व्यंजक अर्थ नहीं होता, पहले अभिधा होती है मूल रूप में। यहाँ आप देखेंगे ये लिखा गया संध्या काल के 6 बज गए। अब कहने वाले ने जब ये वाक्य बोला होगा तो इसे सुनने वाले जो लोग हैं, सुनने वालों ने इसका अपने हिसाब से अलग अलग अर्थ लगा लिया। ये बात अगर सीधे कि भाई 6 बज गए तो कोई विशेष बात नहीं, 6 बजते हैं, मैंने देख लिया हाँ भाई 6 बज गए। लेकिन यहाँ जो ये कहा जा रहा है इसका अर्थ ये नहीं है 6 बज गए। अगर ये बात कही जा रही है तो सामान्य सी बात है, मैंने देख भी लिया कि 6 बज गए। लेकिन उसके कहने का मतलब, जो कह रहा है कहने का मतलब ये नहीं है कि 6 बज गए हैं, वास्तव में वो कोई अन्य बात कहना चाहता है। तो सुनने वाला उसे उसका अर्थ है अपने अनुसार ग्रहण कर लेता है। अब अगर ये बात कोई गृहिणी सुनेगी तो सुन के और उसे मालूम होगा कि 6 बज गए हैं तो गाय को धोने का समय हो गया होगा। अगर किसी पुजारी ने ये बात सुनी तो कि अब आरती का समय हो गया, संध्या वंदना का समय हो गया। और अगर कोई बाहर खेलते लड़के ने सुना या फिर कोई बाहर बैठा हो बातें कर रहा हो, उसने सुना कि अब घर चलना चाहिए, संध्या काल का समय हो गया और संध्या काल है तो घर जाना है। इस प्रकार क्या करते हैं सुनने वाले, इसके अलग अलग अर्थ लगा लेते हैं। ये मूल रूप में अभिधा, आपको मैं बता दूं, जैसे हम कह सकते हैं अभिधा मूला, अभिधा मूला और लक्षणा मूला, ये व्यंजना के 2 भेद है, अभिधा मूला और लक्षणा मूला। अभिधा मूल रूप से अभिधा और मूल रूप से लक्षणा होगी, उसके बाद उसका व्यंजक अर्थ होगा। अगर कोई आपसे कहे, जैसे ये कह दिया जाए कि 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, हाँ भाई मैं बैठा हूँ, मुझे बैठे हुए 1 घंटा हो गया, हाँ मैं बैठा हूँ, बैठे हुए 1 घंटा मैंने देख लिया, हाँ भाई मैं बैठा हूँ 1 घंटे से। तो अगला जो कह रहा है, देखना इसके मूल में अभिधा ही है, 1 घंटा हो गया, सामान्य सी बात है, मैं समझ लिया। लेकिन जो अगला कह रहा है उसके कहने का मतलब वो ये बात थोड़ी कहना चाहता कि 1 घंटा, उसका कहने का अर्थ और है, कहने का मतलब कुछ और बात कहना चाहता है कि 1 घंटा हो गया, ऐसे ही क्यों बैठे हैं, ऐसे ही क्यों बैठा है ना। इस प्रकार इसका सुनने वाले क्या करते हैं, अलग अर्थ लगाते हैं। मूल रूप में अभिधा मूला और लक्षण मूला के बाद व्यंजन आती है, हम आगे समझते हैं इसको। हाँ तो देखिए व्यंजना शक्ति है, व्यंजना शक्ति के 2 भेद होते हैं। शाब्दिक व्यंजना, शब्द के माध्यम से जहाँ व्यंजना उत्पन्न हो, व्यंग्यार्थ अर्थ ग्रहण किया जाए। एक होती है आर्थिक व्यंजना, कि वाक्य जो है, वाक्य का अर्थ बहुत ही इस प्रकार हो रहा है, पूरा का पूरा वाक्य, क्योंकि शाब्दिक व्यंजना है। शाब्दिक व्यंजना को हम समझते हैं, देखिए कि किस प्रकार। यहाँ एक उदाहरण लेते हैं, चीर जीवो जोरी जूरी क्यों ना सने गंभीर, का घटी वृष भानुजा। भानुजा वे हलधर के वीर। ये देखिए एक उदाहरण आपके सामने दिया गया है, चीर जीवो जोरी जूरे क्यों ना सने गंभीर, का घटी वृष भानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ शब्द के माध्यम से यहाँ व्यंजना हो रही है, व्यंग्य उत्पन्न हो रहा है। हम देखते हैं ये लिखा गया है, बड़ी साधारण सी बात है, ये लिखा गया है, चीर जीवो लंबे समय तक जीवित रहे और क्यों ना रहे, क्यों उनमें स्नेह ना हो, उनमें प्रेम ना हो, और उनका क्या घट सकता है, क्या हो सकता है। दोनों एक समान है, और एक तो है वृष भानुजा और दूसरा हलधर का भाई है। यहाँ देखते हैं हम वृष भानुजा, वृष बेल की बहन हम कह सकते हैं, यहाँ इसका अर्थ है गाय, और हलधर
बेल। लेकिन ये जो यहाँ लिखा गया है इनके दो दो अर्थ है। ये श्लेष अलंकार का उदाहरण भी है, दो दो अर्थ है। वर्ष भानुजा यहाँ गाय के लिए भी आया है, और वृषभ जी की पुत्री जो है उसके लिए भी आया है, राधा के लिए भी आया है। यहाँ हलदर बलराम के लिए भी आया है और बेल के लिए भी आया है। लेकिन जब हम क्या करेंगे, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ शब्द के माध्यम से व्यंग्य उत्पन्न हो रहा है। हम इनके स्थान पर अगर इनके पर्याय को रख दें, इन शब्दों के स्थान पर इनके पर्याय को रख दें तो यहाँ व्यंग्य समाप्त हो जाएगा, व्यंजना समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार का अर्थ बोध जहाँ हो रहा है, एक ही शब्द है वो अलग अलग अर्थ बोध करवाता है, तो वहाँ शाब्दिक व्यंजना होगी, शब्द के माध्यम से व्यंजना। आप एक और उदाहरण लेके समझ सकते हैं। अगर कहा जाए, आप दूसरा उदाहरण लेके समझिए, ले लिया जाए पक्षी उड़ता, पक्षी उड़ता आकाश में, मगर रहता कहाँ। हम देखते हैं ये दूसरा उदाहरण है, पक्षी उड़ता आकाश में मगर रहता कहाँ है। यहाँ देखिए यहाँ क्या कही जा रही है, पक्षी उड़ता आकाश में, मगर के माध्यम से क्या बताया जा रहा है, इसका अर्थ क्या लगाया जा रहा है कि लेकिन रहता कहाँ है। इसका अर्थ क्या लगाया जा रहा है, लेकिन कहाँ रहता है, या फिर इसका अर्थ मगर से, मगरमच्छ से है। इसके दो अर्थ निकले जा रहे हैं। और इस प्रकार शब्द, एक ही शब्द के जो दो अर्थ होते हैं तो उसे अर्थबोध व्यंजना के माध्यम से किया जाता है, अपने आप उसमें व्यंग्य उत्पन्न हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं शब्द के माध्यम से व्यंजना इस प्रकार होती है, क्योंकि यहाँ इस मगर का पर्याय रखते ही यहाँ ये शाब्दिक व्यंजना जो है समाप्त हो जाएगी, या किसी प्रकार का कोई व्यंजक अर्थ नहीं होगा। अब हम देखते हैं दूसरी आर्थी व्यंजना। दूसरा इसका भेद है आर्थी व्यंजना। अब आर्थी व्यंजना में क्या होता है, यहाँ देखते हैं हम कि जहाँ व्यंग्य शब्द विशेष पर जहाँ व्यंग्य शब्द विशेष पर आधारित न होकर और अर्थ पर आधारित होता है, अर्थ पर आधारित होता है। यहाँ एक शब्द के माध्यम से व्यंग्य उत्पन्न नहीं हो रहा है, बल्कि उसका अर्थ ग्रहण जो किया जा रहा है पूरा, यहाँ पर्याय रखने से किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा, क्योंकि पूरा का पूरा वाक्य जो बोला जाता है उस वाक्य से ही इसमें व्यंग्य उत्पन्न हो रहा है। आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, उदाहरण लेके आप समझ सकते हैं। जैसे एक उदाहरण दे दिया जाए, हाँ एक तुम ही तो अच्छे आदमी हो। हाँ, एक तुम ही तो अच्छे आदमी हो। यहाँ ये जो कहा जा रहा है, जो ये बात सुन रहा है या जिसके लिए बोली जा रही है, वास्तव में जिसके लिए बात बोली जा रही है, ये पहले ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो वाक्य है उस वाक्य में व्यंग्य जो है, व्यंग्य पूरे वाक्य पर आधारित है, इसके अर्थ पर आधारित है, किसी शब्द विशेष पर आधारित नहीं है। और जिस किसी के लिए बात बोली जा रही है वो तुरंत इस बात को सुनते कि हाँ एक तुम ही तो अच्छे आदमी हो, इस प्रकार जब बोला जाएगा तुम ही तो, यही तो, तुम ही तो, तब वो इसका अर्थ किस प्रकार ग्रहण करेगा कि इसका मतलब है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, इस प्रकार वो इसे समझेगा। आप और उदाहरण लेके देख सकते हैं। जैसे
लेते उदाहरण। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कौ भोगू। तुम ही उचित तप मोह कहूँ भोगू। यहाँ आप देखिए, इसको आप समझिए, यहाँ क्या बात कही जा रही। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, पूरा का पूरा जो आप यहाँ दिखाई दे रहा है, लिखा गया है, पूरे वाक्य 2 वाक्य लिखे गए हैं। ये पूरा का पूरा व्यंग्य जो उत्पन्न हो रहा है वो अर्थ के माध्यम से हो रहा है। मैं सुकुमारी, यहाँ देखो कहा जा रहा है कि मैं तो सुकुमारी हूँ और मेरा स्वामी है वो वन में जाने योग्य है। मैं सुकुमारी हूँ, मेरा स्वामी वन में जाने योग्य है और उसके लिए तो तप ही उचित है। लेकिन मैं मोह क्यों भोगू, लेकिन मैं भोग विलास वाली हूँ, भोग विलास में डूबे रहने वाली हूँ। बल्कि इसका अर्थ ये नहीं लगाया जाए, ये सीता के द्वारा राम को कही गई बात है, सीता के द्वारा कही गई बात है राम के लिए कि ये वास्तव में बोला तो ये गया है, लेकिन इसका अर्थ के कारण अपने आप इसमें व्यंग्य उत्पन्न हो रहा है। ये लिखा गया है कि मैं सुकुमारी हूँ और मैं अपने स्वामी के साथ वन में जाऊंगी, वहाँ पर उनके साथ रहकर उचित तप करूंगी और मैं भी इस भोग विलास से दूर। लेकिन बोलने मात्र से, यानी कंठ से जब इसका उच्चारण हो रहा है कंठों से, तो कहने मात्र से ही व्यंग्य उत्पन्न हो रहा है कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कौ भोगू। ये देखो, बोलने मात्र से कंठ की जो ध्वनि है, स्वर ध्वनि है, उसके माध्यम से इसमें क्या हो रहा है भाई, जो अर्थ हो रहा है, अर्थ में व्यंग्य उत्पन्न हो रहा है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं तो सुकुमारी हूँ और मेरे पति है वो उनमें जाने योग्य है, उनके लिए तो तप करना ही उचित है। मैं तो घर पे रहूंगी और विलास में डूबी रहूंगी, भोगती रहूंगी। तो आपने शब्द शक्तियां, अभिधा लक्षणा और व्यंजना जो है उनको एकदम सीधे सरल रूप से पढ़ा है। ये कुछ उदाहरण है शब्द शक्तियों के जो आपके सामने दिए गए हैं। आप उन शब्द शक्तियों को एक बार उनका अध्ययन करके उनको पढ़ के और फिर प्रयास कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या वास्तव में मुझे पहचान करना आया कि नहीं आया। यहाँ उदाहरण दिए गए हैं, देखिए मैं आपको बता दूं उदाहरण। निकम्मे रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई है। आपको पता करना है कि कौन सी शब्द शक्ति है, शब्द शक्ति की पहचान करनी है इसमें। फिर देखिए, कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती है। दूसरा उदाहरण देखेंगे कौन सी शक्ति आप पहचान करेंगे। तीसरा उदाहरण आप देखिए, बेट रही अति सघन वन बेट सदन तन माँ है, देख जेठ की दोपहरी छाँ चाहती छाँ है। अब आप ये देखिए, छाया भी क्या चाहती है, छाया चाहती है ना। आप थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा। चौथा उदाहरण आप देख सकते हैं, अज्यो तरियो नाही रहियो सूरती सेवत एक रंग, नाकवास बेसरी रहो बसी मुकुतन के संग। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, शब्दों पे ध्यान देके आप शब्दों पे ध्यान देंगे, इसके अर्थ को जानेंगे तो आप शक्ति की पहचान कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा। प्रयास करना, और प्रयास करने के बाद भी अगर आपको नहीं पता चलता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और मुझे बता सकते हो। और कोई ऐसा उदाहरण है जिसमें शब्द शक्ति आपको मालूम नहीं हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में वो वाक्य लिख सकते हो। धन्यवाद।